जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीएलसी के टॉप 10 रूटीन प्रॉब्लम्स जो एचपीएलसी यूज़र है जो सुबह आके रूटीन में एचपीएलसी चलाते हैं और किस तरह के सुबह से लेकर शाम तक उनको प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड होते हैं जो रूटीन में एचपीएलसी पे आते हैं। तो वो डिस्कस करेंगे, उनका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एचपीएलसी का एनालिस्ट है उसके लिए, तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। जी फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन के रूटीन टॉप 10 एचपीएलसी के प्रॉब्लम्स क्या है जो एनालिस्ट फेस कर रहा होता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे नंबर 1 पे है वो है रिजल्ट का फेलियर। बहुत से एनालिस्ट एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं और ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ऐसे के रिजल्ट कम आ गए या ओवर साइड पे चले गए, ठीक नहीं आ रहे, लिमिट से आउट हो रहे। क्या कॉजेज हो सकते हैं? नंबर ऑफ कॉजेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब इनकरेक्ट वेइंग करेंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे एचपीएलसी पे, तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। इनकरेक्ट वेइंग आपके रिजल्ट को खराब करता है, सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, इम्प्रॉपर सैंपल प्रिपरेशंस। जब आप सैंपल की प्रिपरेशंस ठीक तरीके से नहीं करेंगे, जितने स्टेप्स सैंपल प्रिपरेशन पे गिवन है आप उनको बाईपास करते हैं। अगर लेट्स सपोज जितनी पाइपेटिंग आउट करनी है आप उनको शॉर्ट करते हैं, हीटिंग टाइम को बाईपास करते हैं, तो आपका सैंपल ठीक तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होता, वो पीक का रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो सैंपल में आना चाहिए। तो बहुत सी वजह से बहुत से चांसेस होते हैं कि आपका रिजल्ट खराब है। मोस्टली यही वजह होती है कि आपके एनालिस्ट के रिजल्ट खराब आते हैं कि एनालिस्ट की अपनी गलती की वजह से। क्लियर? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है जो एनालिस्ट फेस कर रहा होता है एचपीएलसी पे, वो है आरएसडी का फेल होना। अक्सर देख रहा होता है कि मेरा आरएसडी पास नहीं हो रहा, 2.1% चला गया, 2.3% चला गया, जो लिमिट क्या है कि 2% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारे काजेस है, इंस्ट्रूमेंट भी इन्वॉल्व है और एनालिस्ट खुद इन्वॉल्व है। जब आप अपने जो स्टैंडर्ड की इसकी आरएसडी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड ठीक तरीके से मिक्स नहीं होगा, होमोजेनाइज नहीं होगा, तो आपका आरएसडी फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बात हमेशा। तो पहला रीजन इसमें ये, जब आप अपने स्टैंडर्ड को ठीक तरीके से मिक्स नहीं करेंगे, वो होमोजेनाइज नहीं होगा, तो वो कहीं पे कुछ रिस्पॉन्स देने की वजह से आपका आरएसडी को फेल कर देगा। ठीक है। दूसरा, पीयू के इससे पीक एरिया में फर्क आ जाता है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट के से ये है कि आपका अगर आप माइक्रोलीटर और ऑटो सैंपलर है वो ठीक तरीके से एग्जैक्ट नहीं ले रहा, तो फिर उस केस में भी आपका आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये वजह होता है आपका आरएसडी फेल हो जाता है। तो इसके लिए कॉजेज ये, सोल्यूशन ये कि आप अपने स्टैंडर्ड को ठीक तरीके से मिक्स करें। पहला रीजन ये होता है। और सैंपल के स्टैंडर्ड की वायल से उसको कंटामिनेशन से फ्री करें। ठीक है, स्टैंडर्ड ठीक से मिक्स होगा। और इंस्ट्रूमेंट एंड से जो माइक्रोलीटर का इशू है वो आप सर्विस इंजीनियर से चेक करवा सकते हैं, उसकी कैलिब्रेशन देख सकते हैं कि ठीक तरीके से वो काम कर रहा है नहीं, तो इस वजह से भी आपका आरएसडी फेल होता है। इन दोनों प्रॉब्लम को आप सोल्व कर दें। पहला तो आपके हैंड पे कि स्टैंडर्ड ठीक तरीके से मिक्स करना, तो चांसेस होते हैं कि आपका आरएसडी ठीक हो जाए। क्लियर है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और कि बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रहा, अनस्टेबल बेस लाइन, और सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेस लाइन अनस्टेबल स्टेबल ही नहीं हो रहा। और समटाइम ऐसा होता है कि मिड ऑफ द एनालिसिस में भी बेस लाइन आपका डिस्टर्ब हो गया, यूं जाना चला जाता है, नीचे चला जाता है। इसके पीछे क्या कॉज? बहुत सारे कॉजेज है। अगर स्टार्टिंग पे बेस लाइन आपका स्टेबल नहीं हो रहा, इट मीन्स कि आपके मोबाइल फेस की जो ट्यूनिंग है बहुत ओवरलोड आपका मोबाइल फेस है, बफर्ड हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक फेस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, या तो आपको कॉलम ठीक तरीके से वॉश नहीं है, कॉलम की एफिशिएंसी बहुत डाउन हो चुकी है जिस पे आप काम कर रहे हो और आपका बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रहा। तीसरा, आप बहुत हाई फ्लो रेट पे, डायरेक्ट फ्लो रेट पे बेस लाइन को स्टेबल कर रहे हैं, इससे आपका बेस लाइन स्टेबल नहीं होता। बेस लाइन को स्टेबल करना है इनिशियल पे, तो आप उसको पहले कम फ्लो रेट पे चलाएं, 0.5 ml पे चलाएं, 0.3 पे चलाएं, 0.7 पे चलाएं। ग्रेजुअली फ्लो रेट जब आप बढ़ाते हैं, इससे बेस लाइन स्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बेस लाइन बहुत ज्यादा बेस कर रही होती है कॉलम और दूसरा मोबाइल फेस की कंपोजिशन के ऊपर। ठीक है, तो इन चीजों को आपने चेक करना है। इनिशियली जब आप बेस लाइन को स्टेबल करें तो फ्लो रेट ग्रेजुअली बढ़ाए, डायरेक्ट 1 ml के फ्लो पे आपको नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, और अगर मिड ऑफ द एनालिसिस आपकी बेस लाइन खराब हो गई, ये शो करती है कि आपका जो कॉलम है वो ठीक नहीं है, वॉश ठीक तरीके से नहीं था। स्टार्टिंग पर तो उसने रिस्पॉन्स दिया लेकिन बीच में आके खराब हो गया। इस मीन कि उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, वो ओवरलोड हो चुका है। ठीक है, इस चीज को भी आपने चेक करना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लीक्स इन एचपीएलसी। ड्यूरिंग एनालिसिस एचपीएलसी के अंदर इंटरनली या किसी एंड से कॉलम के जो टाइटसेंस होते हैं, जो फ्रिट्स होते हैं, वहां से लीक कर गया। क्या वजह है? लीक्स एक कॉमन प्रॉब्लम है एचपीएलसी के अंदर, लेकिन इसके पीछे सोर्स क्या है? जो मेन सोर्स है लीक का, वो है कंटामिनेशन। जब आपके कॉलम से एंड से कंटामिनेशन जाएगी तो सिस्टम में किसी न किसी जगह पे
क्लॉगिंग होगी या ब्लॉकेज आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, सिस्टम का इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं से फिर लीक कर जाता है और सिस्टम बीप करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने सिस्टम को बचाना है कंटामिनेशन से, ताकि आपका सिस्टम के अंदर कंटामिनेशन ना जाए और ब्लॉकेज आपके सिस्टम में ना हो। ये मेन दो कॉजेज होते हैं। इसके लिए आप गार्ड कॉलम भी यूज कर सकते हैं, लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि सिस्टम में कंटामिनेशन न जाए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है कि एयर ट्रैप्ड होगी इस एचपीएलसी के अंदर चलते हुए भी, और या तो फिर सिस्टम में एयर आ चुका है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए इसमें जो कॉजेज है, रीजन है, सिस्टम में जो एयर ट्रैप होता है वो एचपीएलसी के एनालिस्ट के एंड से होता है, ठीक है। जब वो अपने मोबाइल फेस को, जो मोबाइल फेस हो गया जो सॉल्वेंट्स एचपीएलसी पे लेके जा रहा है या वॉशिंग के लिए लेके जा रहा है, जो मिक्सिंग सॉल्वेंट्स होते हैं उनको ठीक तरीके से मिक्स करने के बाद डिगेस नहीं करते, क्योंकि जब आपके सॉल्वेंट्स पे एयर होगा वो डिगेस नहीं होगा मोबाइल फेस, तो सॉल्वेंट से एयर डेफिनेटली आपके सिस्टम के अंदर जा रहा होता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कभी भी डिगेसिंग वाले स्टेप को बाईपास नहीं करें। एचपीएलसी पे जल्दबाजी वाला काम नहीं है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आलदू के, लेकिन आपने एक एक स्टेप को बड़े केयरफुली करना होता है। तो जितने भी सॉल्वेंट एचपीएलसी पे लेके जा रहे हैं उनको डिगेस करें प्रॉपर्ली और उसके बाद एचपीएलसी पे जाएं, तो ये एयर ट्रैप का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और दूसरा, ड्यूरिंग एनालिसिस आ गई तो वो मोस्टली क्या होता है कि आपका जो प्रॉप फिल्टर होता है मोबाइल फेस की बॉटल के अंदर वो डिस्टर्ब हो सकता है। वो लोग लगा के भी नहीं काम कर रहे, तो कुछ लोग उसके बगैर जस्ट ट्यूबिंग डाल देते बॉटल के अंदर, तो उससे एयर जाने के चांसेस बढ़ते हैं। फिल्टर हमेशा यूज किया करें प्रॉप फिल्टर को। तो हो सकता है ना वो प्रॉप फिल्टर बॉटल से ऊपर चला जाए या मोबाइल फेस आपका डाउन चला गया, आपने केयर नहीं की, मोबाइल फेस कम बनाया, तो डेफिनेटली एयर सिस्टम में चला जाता है। क्लियर हो गया। ये दो कॉजेज है, ये इसके सोल्यूशन। इस तरीके से आप अपने सिस्टम को एयर ट्रैप से बचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है, पीक शेप प्रॉब्लम। बहुत से लोग एनालिस्ट काम कर रहे हो कि आज तो काम किया सही हुआ, नेक्स्ट डे कर रहे हैं तो पीक शेप खराब हो गई, पीक ही सही नहीं आ रहा। अब इसके पीछे क्या कॉजेज है? पीक नॉर्मली डिस्टर्ब होती है, इसमें बहुत सारे रीजन है, इसमें भी बहुत सारे। देखो, एक रीजन के पीछे, एक प्रॉब्लम के पीछे बहुत सारे कॉजेज होते हैं। मैं नंबर ऑफ कॉजेज में से कुछ डिस्कस करता हूँ। पीक शेप खराब होने के पीछे मेन कॉज क्या है? आपका सैंपल प्रिपरेशन। जब आप ठीक तरीके से सैंपल प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपकी पीक शेप खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा है आपका कॉलम। आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो चुकी है, आप काम कर रहे हैं तो वो पीक शेप आपको सामने नहीं आएगा। कॉलम ठीक तरीके से वॉश नहीं है तो आपका पीक शेप खराब हो सकता है। ये दो कॉजेज हमेशा अपने ध्यान में रखें। ठीक तरीके से सैंपल, क्योंकि कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जो एक्सट्रैक्शन मेथड पे होते हैं, जिसमें हीटिंग रिक्वायर्ड होती है और उनको इंग्रेडिएंट्स में से खास आइसोलेट करना ज़रा डिफिकल्ट होता है, से डिजोल्व करना डिफिकल्ट होता है, मैट्रिक्स होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो इसलिए सिरप के अंदर, तो इसलिए आपको सैंपल प्रिपरेशन को एक एक स्टेप को फॉलो करना चाहिए। तो उसमें अगर हीटिंग लिखी है तो प्रॉपरली हीट करें, ठीक है। जब इन स्टेप को आप एक्यूरेटली, सैंपल प्रिपरेशन एक्यूरेटली करते हैं तो आपके पीक शेप खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा, कॉलम की परफॉर्मेंस आपने लाजमी चेक करनी है, अगर वो डाउन है तो भी आपका पीक शेप ठीक नहीं आएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो, इंपॉर्टेंट जो एचपीएलसी पे काम करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। यानी एनालिसिस डिले हो गई, अब हम इसको कैसे करें? तो ये एक ऐसी चीज़ है एचपीएलसी के अंदर, जो टाइम मैनेजमेंट है वो सेकंड का हिसाब आपको करना पड़ता है, वरना सुबह 8 बजे से लेकर आप 5 बजे तक अपनी जॉब को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये वर्क डिलेड, इसके पीछे क्या कॉजेज है, जिसको मैं अदर वर्ड में कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट। देखिए, वो लोगों का काम डिले होता है एचपीएलसी पे, रूटीन पे, जो शाम को लेट सिटी में भी लगे होते हैं, जो अपने वर्क को, एचपीएलसी की जॉब को स्टार्ट करने के टाइम पे 10 मिनट पहले उसको टाइम मैनेज नहीं कर लेते। यानी वो अपने जो आपको टास्क मिला है उसको मैनेज नहीं कर लेते कि किस टाइम पे मुझे मोबाइल फेस बनाना है, ठीक है, किस टाइम पे मुझे सैंपल प्रिपरेशन करनी है, स्टैंडर्ड बनाना है, और किस टाइम तक मुझे अपने पहले स्टैंडर्ड को एचपीएलसी पे चला देना है, सिस्टम को सैचुरेट करके, सिस्टम को अलाइन करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको देख लेना, मुझे 10 बैच मिले एचपीएलसी पे, ये जॉब कितने घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की। अगर 6 आवर की जॉब है तो अब आपने उस 6 आवर को डिवाइड कर लेना है कि सबसे पहले किस टाइम तक मुझे ये काम कर लेना चाहिए। इस एचपीएलसी के टाइम मैनेजमेंट पे और क्यूसी के टाइम मैनेजमेंट पे मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए एचपीएलसी पे उन लोगों का काम डिले होता है जो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। एचपीएलसी की जॉब बड़ी टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो इसको हमेशा केयरफुली लेके जाए। अपने वर्क स्टार्ट करने से पहले इसमें उसके जो लैब्स है, टाइम लैब्स है, उनको डिवाइड कर ले कि इस टाइम पे मुझे ये करना है। 10 बजे तक मेरा पहला स्टैंडर्ड चल जाना चाहिए, 12 बजे तक मेरे सैंपल बन के सारे चल जाना चाहिए, और 4 बजे तक मेरा सिस्टम एंड हो जाना चाहिए, और 1 घंटा 2 घंटा मुझे वॉशिंग के लिए मिल जाना चाहिए। ये आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट आपका फेल होगा और एचपीएलसी पे आपका वर्क डिले होगा। ये हमेशा याद रखना। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने लोगों आते हैं, हम सिस्टम को हाउ टू पर्ज कैसे करें, हाउ टू पर्ज द
एचपीएलसी, क्योंकि एचपीएलसी में पर्ज का जो टर्म है ये एयर रिलीज करने से होता है। कोई समटाइम सिस्टम में ऐसा एयर ट्रैप हो जाता है कि वो रिलीज नहीं हो रहा होता, उसको हम पर्ज वॉल्व से रिलीज कर रहे हैं तो नहीं होता, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए सबसे ऑप्शन ये है, आप जब पर्ज वॉल्व को ऑन करें, प्रेशर हाई करते हैं डेफिनेटली, पहले पर्ज वॉल्व ऑफ ऑन करते हैं, फिर सिस्टम के प्रेशर को हाई देते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इससे एयर निकल जाए। अगर फिर भी एयर नहीं निकल रहा है, स्टेबल टेम्परेचर या फ्लो रेट नहीं आ रहा, प्रेशर स्टेबल नहीं हो रहा, तो उसके बाद आप क्या करें कि एक सिरिंज लिया करें, सिरिंज से उस पर्ज वॉल्व से सक करें, यानी पर्जिंग चल रही है, ठीक है, फ्लो रेट हाई है, और उस दौरान आप जो है ना उस मीनवाइल उस पर्ज वाल के ऊपर सिरिंज लगा के सक भी करें, तो इससे भी एयर निकल जाती है। पर्ज करने का ये बेस्ट तरीका है। दोनों तरीके से आप एयर निकाल सकते हैं, पहला पर्जिंग वाल है, दूसरा उसके बाद सक करके भी निकालते हैं अगर बहुत ज्यादा इंटरनली एयर चला गया, प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया तो। क्लियर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू डॉक्यूमेंट एचपीएलसी ऑपरेशन, कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट एचपीएलसी पे केयरफुली देखना चाहिए। क्यों कि बहुत से लोग एचपीएलसी की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ऑडिट में फेल हो जाते हैं। क्लियर है। तो इसलिए एचपीएलसी की डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डेटा इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट को आपने बड़े केयरफुली देखना होता है। कोई भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई मैनिपुलेशन, कोई एडजस्टमेंट ना हो, ताकि ऑडिट ट्रेल आपका नीट एंड क्लीन साफ हो। ऑडिट ट्रेल में कोई भी हैकी वैकी चीज जाएगी तो ये शो करेगी कि आप एचपीएलसी पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। दूसरा है लॉग बुक की एंट्रीज का, कि एचपीएलसी के अंदर जब भी आप एचपीएलसी यूज करते हैं, एचपीएलसी की लॉग बुक के अंदर एंट्री लाजमी करो उस डेट पे। ये डॉक्यूमेंट आपको मस्ट कीप करना है। दूसरा कॉलम का रिकॉर्ड, कॉलम जो सा आपने कौन सा भी यूज किया है उसका यूजेज का रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है, और उसमें उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स मस्ट मेंशन हो। लोग थ्योरेटिकल प्लेट्स को नहीं लिख रहे होते हैं, बहुत वर्स और गलत प्रैक्टिस है। ऑडिटर जो जब भी आता है वो थ्योरेटिकल प्लेट्स को चेक करता है कि कॉलम पे कौन कौन सा काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कॉलम को स्पेसिफिक करें। एक कॉलम पे सिर्फ एक प्रोडक्ट चलती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं चलाते। अगर एक कॉलम के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। और तीसरी चीज है, जो आप मोबाइल फेस बनाते हैं वो भी एचपीएलसी से रिलेटेड है, उसका भी रिकॉर्ड आपने कीप करना है, ठीक है। नंबर 4 है कि आपका जो वॉशिंग है एचपीएलसी के अंदर, वॉशिंग का भी रिकॉर्ड आपने कीप करना है, और वॉशिंग सॉल्वेंट जो प्रिपेयर करते हैं उसका भी रिकॉर्ड आपने कीपिंग पे लेके आना है। तो ये एचपीएलसी की मेन डॉक्यूमेंटेशन है जिनको आपने एचपीएलसी ऑपरेशन से रिलेटेड, सही है, लॉगबुक की एंट्री, कॉलम की एंट्री, थ्योरेटिकल प्लेट्स की एंट्री, मोबाइल की प्रिपरेशन की एंट्री, और वॉशिंग रिकॉर्ड, ठीक है, और वॉशिंग सॉल्वेंट की प्रिपरेशन की भी एंट्री। ये सारी एंट्रीज आपको मस्ट करनी पड़ती है जो आपके एचपीएलसी के साथ कनेक्टेड है। क्लियर। ये वो टॉप 10 है। जो लोग ये प्रॉब्लम नहीं करते, मेंटेन नहीं करते, वही एचपीएलसी के ऑडिट टाइम में एचपीएलसी के ऑडिट में फेल हो रहे हैं। तो आज का वीडियो यही फोकस था, एचपीएलसी की टॉप 10 प्रॉब्लम्स कॉमनली जो प्रॉब्लम एनालिस्ट फेस कर रहा था। इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन के वाले से था, कुछ मोस्टली ट्रबल शूटिंग के वाले से था। तो आई होप कि आपको एक कंसेप्ट मिला होगा कि एचपीएलसी चलाना है तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है, ताकि आपका एचपीएलसी और आपकी वर्किंग स्मूथ जाए। वीडियो का पेंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।